जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार हिंदरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 का इंग्लिश का सेक्शन। इससे पहले हमने 2016 का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। वो प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। यदि अभी तक आपने वो क्लियर नहीं करा है तो जरूर देखेगा एक बार प्लेलिस्ट को। चलो, आज की वीडियो में टोटल है 16 क्वेश्चन। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि 16 में से आपके मार्क्स कितने आते हैं, समझ गए। और इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा, फुल एक्सप्लेन करके यह बताया जाएगा कि कोई भी आंसर करेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन बताया जाएगा आज की वीडियो में। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम एक मोटिवेशन कोट के साथ। हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है गागी। ठीक है, चलो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हाउ इज द वर्ड इनफ यूज्ड इन टू सेंटेंसेस। इसमें आपको पूछा गया है इन दोनों सेंटेंसों में इनफ का बताइए कि इनफ का यूज कैसे हुआ है। एज ए एडजेक्टिव या एडवर्ब हुआ है, एज ए नाउन या वर्ब हुआ है, एज ए कंजक्शन या प्रेपोजिशन हुआ है, फिर एज ए एडवर्ब या प्रेपोजिशन हुआ है। बताइए, अपना टाइम लीजिए और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एज ए एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यहां पर इसका यूज हुआ है। अब बात आती है क्यों 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 यूज हुआ है ऐसे। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता तो हो इनफ का प्रयोग हुआ है, तो इनफ का मतलब क्या होता है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त, समझ गए। अब हमारा करेक्ट आंसर है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब। हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमारे 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दे पाते हैं। क्या क्वेश्चन है? डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलो आज की वीडियो में क्लियर करता हूं। देखिए, एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। समझ गए? आई बात, इतनी सी छोटी सी बात हुई क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब जो है वो बताता है वर्ब की विशेषता और दूसरे एडवर्ब की विशेषता। हुई बात क्लियर? एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है इसमें एडवर्ब वर्ब आ रहा है ना, तो वर्ब की विशेषता बताएगा और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। समझ गए? इतनी सी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इसी से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हल होगा। देखिए, पहला सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा। देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। ठीक है, देयर इज टाइम, इज क्या है? इज क्या है? इज है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बात आती है, एक आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपका मेन वर्ब। यदि वो भी क्लियर नहीं है तो सुनिए, यहां पर वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का जिक्र यहां पर इज हुआ है ना, मैंने बोला यहां पर हेल्पिंग वर्ब। और कौन कौन सी होती है? जैसे हो गया एज, इज, एम, आर। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी विल और शेल। तीसरी टाइप की हैज, हैव। ये होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब क्या होती है? देखिए, मेन वर्ब जैसे दूसरे सेंटेंस में नो, ये हो गया आपकी मेन वर्ब नो। ठीक है, फिर आप रन, दौड़ते हो रन, फिर लिखते हो राइट, लर्न करते हो, ये भी आपकी मेन वर्ब है। चलते हो वॉक, फिर बोलते हो स्पीक, गाते हो सिंग, ये आपकी मेन वर्ब है। समझ गए? हुआ डाउट क्लियर? अब
सेंटेंस की ओर चलते हैं। ये है देयर इज टाइम। टाइम क्या है? टाइम है आपका, याद रखिएगा, टाइम है नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? बोलिए। एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। समझ गए? अब दूसरा भी हमें कारण पता होना चाहिए दूसरे सेंटेंस का। हमारा क्वेश्चन तो यहां तक हल हो रहा है, बट आगे फ्यूचर में कभी एडवर्ब के रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए, यहां पर है यू। यू क्या है? यू हो गया यू नो विल वेल इनफ व्हाट आई मीन। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। ठीक है, कोई बात क्लियर है यहां तक? दूसरा सेंटेंस पढ़ लिया सभी ने। अब यहां से हमारा क्वेश्चन हल होना स्टार्ट होता है। नो क्या है? नो मैंने आपको बताया, नो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है? सॉरी, मेन वर्ब। ठीक है, नो क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब है। वर्ब को डिफाइन करने वाला, वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा आपका? वेल क्या है? वेल है आपका एडवर्ब। ठीक है, वेल है आपका एडवर्ब। ये हो गया आपका वेल एडवर्ब। और एडवर्ब का काम क्या होता है? जो अनदर एडवर्ब की विशेषता बताए। मींस ये होगी आपकी अनदर वर्ड, और इसकी विशेषता बताने वाला अनदर वर्ड की अनदर एडवर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड भी आपका कहलाएगा एडवर्ब। खोल दिए तागे, आगे समझ इस क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे 2017 में जो भी स्टूडेंट हमारे पेपर देने वाले होते हैं होंगे, उनको पहला ही क्वेश्चन बाउंसर वाला था। बाउंसर वाला पहला क्वेश्चन ही देख लो, एग्जामिनर ने कितना पजल क्वेश्चन डाला था। समझ गए? एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए थे इसने, पहला क्वेश्चन ही बाउंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 और 3। इसमें क्या बताना है? इसमें आपको बताना है, टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और बताइए क्या होगा इसका उत्तर। पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का चल रहा है दूसरा क्वेश्चन। पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल और पॉलिसीज। सभी को पता होगा, जब सुक्खू सरकार बनी थी, उससे पहले उन्होंने क्या निकाला था? उस चीज को क्या बोलते हैं? उन्होंने पब्लिक डिक्लेरेशन की थी, अपने वादे किए थे, हमने ये करना है, हमने बच्चों को 1 लाख नौकरियां देनी है, हमने और करना है कुछ। ठीक है, तो क्या क्या डिक्लेरेशन करी थी? फिर हमने और भी बहुत से वादे करे थे। उस चीज को क्या बोलते हैं? जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब उसके इलेक्शन होते हैं तब वो क्या बोलती है, क्या घोषणा करती है? बताओ, इतना सा हिंट काफी है आपके लिए। तो पहले वर्ड का देखिए, पहले वर्ड का मतलब होता है वादा। दूसरे वर्ड का मतलब होता है विज्ञापन। तीसरे वर्ड का मतलब होता है घोषणा पत्र। अब तो बजी होगी घंटी, अब तो आ गया होगा सही उत्तर, नीली किताब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैनिफेस्टो। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन होते हैं वादा करती है, तो वो बोलती है कि अगले 5 साल में मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। उस चीज को बोलते हैं हम, उस पार्टी ने निकाला अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र निकाला। ठीक है, ये घोषणा करी कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, या फिर कोई भी अन्य घोषणा। ठीक है, फिर इसी के साथ हमारा दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड एट ए
एट द सेम टाइम मीन्स ऐसी प्रथा जो एक समय में एक से अधिक पति के साथ रहने वाली औरत, या फिर इस प्रथा को क्या कहते हैं? ऐसी प्रथा जिसमें एक औरत एक से ज्यादा पतियों के साथ रहती है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको यहां पर क्लियर होगा बहुत सी चीजें। यहां पर देखिए साइड में, ये यहां पर देखो, देखो सभी, आपका एक वर्ड होता है पॉलीगैमी, ठीक है? इसी वर्ड के साथ दो वर्ड निकलते हैं। पहला है आपका पॉलीएंड्री, ठीक है, पॉलीएंड्री। दूसरा वर्ड है आपका पॉलीजेनी, ठीक है? स्पेलिंग देख लो, POLYGYNY, ठीक है? दो वर्ड है ये, एक है पॉलीएंड्री, एक है पॉलीजेनी। दोनों वर्ड निकले हैं पॉलीगैमी से, समझ गए? पॉलीगैमी का अर्थ होता है जिसमें एक औरत या एक पति एक से ज्यादा पतियों के साथ, जैसे मर्द है एक से ज्यादा औरतों के साथ रहता है। दूसरा औरत है जिसमें वो औरत आपकी एक से अधिक पतियों के साथ रहती है, ठीक है? अब पॉलीएंड्री का क्या है अर्थ है? वही जो इसका सही उत्तर है कि एक औरत जो है वो एक से ज्यादा पतियों के साथ रहती है। इस प्रथा को बोलते हैं हिंदी में बहुपतित्व, ठीक है? बहुपतित्व, जैसे हमारा महाभारत में हुआ था। सभी को याद है ना महाभारत का? महाभारत में क्या हुआ था? द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है? समझ गए? अब हुआ क्लियर ना पॉलीएंड्री? जैसे पॉलीएंड्री में आपने याद रखना है, जब भी पॉलीएंड्री वर्ड आए तो आपने द्रौपदी को याद करना है, द्रौपदी के एक से अधिक पति थे, ठीक है? दूसरा वर्ड है आपका पॉलीगैनी। पॉलीगैनी का अर्थ क्या है? जिसमें एक मर्द एक से ज्यादा औरतों के साथ रहता है, जैसे हमारा हुआ था रामायण में, ठीक है? जब भी पॉलीजेनी का जिक्र हो तो आपने रामायण को याद करना है। रामायण में सभी को पता है हमारे श्री राम जी के पिता दशरथ भी एक से ज्यादा औरतों के साथ रहते थे, समझ गए? आई बात समझ में? दशरथ की भी 3 पत्नियां थी, वो भी पॉलीजेनी में आते थे, ठीक है? पॉलीएंड्री तो द्रौपदी को याद करना है कि एक औरत एक से अधिक पतियों के साथ रहती है। यदि आपको पॉलीजेनी आ जाए तो आपने दशरथ को याद करना है कि दशरथ भी एक से ज्यादा औरतों के साथ रहते थे, ठीक है? चलो नेक्स्ट है आपके सिनोनिम। इसमें आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम सभी को पता है, सिनोनिम का अर्थ होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, सेम मीनिंग वाला वर्ड। यहां पर नीचे आप देखिए, नीचे है आपके एंटोनियम, ये होता है आपका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है? चलो बताइए, आपका काम आसान कर दिया। प्रीमियम का सिनोनिम बताइए, बता दिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुपीरियर, ठीक है? सुपीरियर। अब प्रीमियम का अर्थ क्या होता है? प्रीमियम का अर्थ होता है, लिख लो कॉपी पर, अधिमूल्य या फिर बढ़ोतरी या फिर बीमा किश्त, ठीक है? सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। पेबल का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दे। बोनस का बोनस, प्रमोशनल का जैसे तरक्की होना, ठीक है? समझ गए? एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब होता है उपदेश देना, लिख लो मेरे साथ साथ, उपदेश देना। सबसे पहले आंसर की ओर चलते हैं। 5वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर थ्रेटन का मतलब क्या होता है? थ्रेटन का मतलब होता है
धमकी देना, धमकी देना, ठीक है। इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। शो का मतलब होता है दिखाना या दिखावा, ठीक है, शोकेस, दिखाना, ठीक है। फिर अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है, अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी, समझ गए। अब एंटोनियम की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें। एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड का क्या अर्थ होता है, बताइए, शाबाश। तब तक आप उत्तर दो, मैं आपके यहां पर मीनिंग लिख देता हूं सभी के। एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापित। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा सा या फिर छोटा। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। न्यू, न्यू का मतलब होता है नया। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, समझ गए, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का अर्थ क्या होता है, पहले आप आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी इज द करेक्ट आंसर, अनएजुकेटेड। सभी के मतलब जान लो। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का अर्थ होता है समृद्ध, समृद्ध, ठीक है। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, प्रभावित। अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित। पुअर का गरीब, यूजुअल का सामान्य, समझ गए, आई बात समझ में। नेक्स्ट, आठवें और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां और नौवां क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा आपको एरर फाइंड आउट करना है, समझ गए। एरर फाइंड आउट करो और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। जैसे बड़े बड़े अक्षरों में बताया ना आपको, सीक, एडवाइज, कंसल्टेंट, फिर सेव, यहां पर ये एरर हो सकता है। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या एरर है, यहां पर सेव ये वाला नहीं आएगा, सेव वी विक्ट्री वाला सेव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए एरर। पढ़ लिया क्वेश्चन सारा का सारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके ध्यान से आप स्पेलिंग देखिए बस। आइकॉन के स्पेलिंग ये होते हैं या फिर ये होते हैं, चूज करो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नीचे वाला, आइकन्स, ई नहीं आएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट है आपका इंडियम और फ्रेजेस बताने हैं। 10वां और 11वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये है आपका, यहां पर पढ़ना है आपको, मेन चीज यहां पर है। गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉल्ड हिम। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसका मतलब होता है इन राइटिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां और 13वां प्रश्न, इसमें आपने खाली स्थानों को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक। चलो बताओ। शाबाश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉल्ड ऑफ। क्यों हुआ करेक्ट, इसका हिंदी में जान लो। मतलब हिंदी में होता है कि आज रात का खेल, आज रात का खेल वर्षा के कारण, आज रात का खेल वर्षा के कारण। पहला है ऑप्शन स्टक ऑफ, स्टक ऑफ का मतलब होता है काट दिया गया, काट दिया गया। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर विनिंग, विनिंग का मतलब होता है जीतना या फिर जीता, ठीक है। प्ले, खेल, खेलना, ठीक है। ये मतलब होता है इन चारों के चारों वर्ड का। अब खुद आप समझदार हो, आज रात का मैच बारिश की वजह से बंद कर दिया गया,
बंद कर दिया गया, ना कि काट दिया गया। दोनों कंफ्यूज आप दोनों ऑप्शनों में होते होंगे, ए और बी, बट बी इज द करेक्ट आंसर। सेंस यहीं से बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ, डैश हैविंग वर्क रियली हार्ड इन ऑफिस, किसी ने अपने ऑफिस में दम लगाकर मेहनत की, और विकास, वो बंदा था विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन, बट उसे जो पदोन्नति चाहिए थी वो नहीं उसे मिल पाई। बताओ, इतनी मेहनत के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑन का मतलब सभी को पता है पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 15, 16। इसमें आपको दिया गया है एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ को जो कम समय में रीड करेगा वही पेपर में मार्क्स खींच पाएगा, क्योंकि पेपर में इसके बाद पेपर में करनी होती है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, साइंस होगी, ये भी जीके होगी, ये भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पर आपको रीडिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत होती है। ठीक है, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ और अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को सबसे पहले। शाबाश, पढ़ लिया सारा का सारा पैराग्राफ, तो आंसर जान लो। इस क्वेश्चन का 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, 15 का डी इज द करेक्ट आंसर, 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। रीच्ड। अब बताओ आपके मार्क्स कितने आए हैं, 16 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, अच्छा सा कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय